अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1 से। इसमें कहता है कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O। मतलब क्या है कि 1 ग्राम H2O के अंदर कितने जो है ना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो 18 ग्राम होता है H2O का, वो 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल में कितने होते हैं? एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको ये कह सकते हो कि जो 18 ग्राम है H2O का, वो कितने के बराबर है? एवोगैड्रोज नंबर यानी कि 6.02 10⁻23 जो है ना, उतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है। और जब इसका 1 ग्राम निकालोगे कि 1 ग्राम H2O के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसके लिए आपको ये जो 18 है इस साइड पे डिवाइड कराना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.334 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और यही उसने पूछा हुआ है कि जब आप 18 ग्राम के अंदर तो एवोगैड्रोज नंबर हैं, लेकिन जब आप 1 ग्राम H2O लोगे तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये क्या है, उसका जवाब है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? 0.334 10⁻23 एटम्स। और इसके साथ नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड का करेक्ट फार्मूला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ΔCa3P2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट्स आर देयर इन 1 ग्राम। 1 ग्राम के अंदर कितने जो है ना AMU मास यूनिट होते हैं। ये हमने इसी चैप्टर के अंदर भी देखा है और फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी देखा था। वो कह रहा था कि 1 ग्राम जो है हमारे पास वो 6.02 10⁻23 AMU के बराबर है। आपने इन वैल्यूज़ को भी ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो ये क्या होता है? 23 होता है 10⁻23। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन इज CH3। अब जो 2-हेक्सीन होता है हमारे पास, उसका फार्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2, और इसका जो है ना CH2 जो है हमारे पास वो 2 हैं और साथ में CH3 इसके साथ अटैच है। अब इसका आपने सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं? जब हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए हम इन सबको काउंट कर लेते हैं। तो कार्बन को हम जब काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 1 2 3 और 2 ये हो गए क्योंकि ये ट्वाइस लिखा हुआ है। 3 और 2 5 देन 6, मतलब क्या हो गया? C हमारे पास 6 है। और जब हम H को काउंट करेंगे तो ये 3 4 5 6 7 देन 4 है तो 8 9 हो गए। 9 और 3 12, C6H12 हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए हमारे पास जो फार्मूला हमने पढ़ा है बुक के अंदर कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होता है। और N हमारे पास क्या है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। अब इस केस में जब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 है तो इसके लिए आपको रेशियो खुद से निकालनी होगी। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? सबसे ज़्यादा जो इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास है 6। तो इसके अंदर जो रेशियो होगी वो कितनी आएगी? 6 की आएगी। तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में इस 6 को कॉमन ले लोगे और इस साइड पे भी जो रेशियो है उसकी वैल्यू पुट करोगे 6 की, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा? CH2 आएगा। ये मैंने आपको सिंपल बताने के लिए सारा प्रोसीजर किया है इसका। तो आप सिंपल चाहो तो कैलकुलेशन ना भी करो, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि अगर आपको उसकी जो होल नंबर रेशियो है वो मालूम हो गई तो आप उसको सिंपल निकाल लो। तो निकालने के बाद आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि तो इसका आंसर क्या बनेगा? CH2। ये इसका हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ H2SO4। 25 ग्राम H2SO4 के अंदर कितने मोल्स पाए जाएंगे। अब हमें मोल्स निकालने के लिए किसी भी चीज़ का जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो पता होना ज़रूरी है।
और मॉलिक्यूलर मैस कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मैस निकालने के लिए उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी तादाद भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वैसे ऑब्वियस होती है। उसको जो उसका मैस होता है उसके नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, फिर सबको ऐड कर देना है। मतलब क्या हो गया, अब हाइड्रोजन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके अंदर हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन क्या 2 आ जाएगा मैस। और इसके साथ साथ जब हम सल्फर की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक मैस कितना होता है, 32 होता है। तो आप क्या करोगे 2 + 32, और इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 16 होता है, और यहाँ पर उस ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। जब 16 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48। अब इन सब को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा इसका, जो क्या कहेंगे इसको, मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा सल्फर H2SO4 का, वो हमारे पास आता है 98 ग्राम। तो इसका मॉलिक्यूलर मैस कितना हो गया, 98 ग्राम, और जो इसका गिवन मैस हमें इस सवाल के अंदर दिया गया है वो कितना है, 25 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमने फार्मूला पढ़ा है कि जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है कि गिवन मैस ओवर मोलर मैस, और गिवन मैस इस इक्वेशन में क्या है इस सवाल के अंदर कि 25 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर मैस हमने अभी निकाला है जो कि कितना है, 98 है। तो जब आप 25 को 98 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.255 मोल्स। ये हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ नेकलेस हैज़ 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट। इसके एक नेकलेस के अंदर जो डायमंड है वो कितना है, 6 ग्राम है। व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। अब इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो कितने होंगे। डायमंड चूँकि कार्बन होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 1 मोल होता है डायमंड का, उसका मैस कितना होता है, 12 ग्राम होता है, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कार्बन एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब अगर आप इसको सिंपल लिखोगे, 1 मोल जो है कार्बन का, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या फिर कार्बन एटम्स हैं वो कितने हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसी तरीके से जब आप 1 ग्राम का निकालोगे तो क्या करोगे, 12 को इस पर डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमने निकालने कितने के हैं, 6 ग्राम के निकालने हैं। तो क्या होगा, 6 ग्राम निकालने के लिए आपने दोनों साइड पे 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे बनेगा कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन, और इस साइड पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 12 के साथ जब इसको काटोगे तो 2 आएगा, और 2 पे जब डिवाइड करोगे इसको तो आपके पास आंसर आएगा 3.01 10⁻23 इसका आंसर आएगा। अगर आप ये स्टेप ना भी करना चाहो तो आप ये देखो कि 12 ग्राम जो है वो 6.02 10⁻23 उसके अंदर एटम्स हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 6 का पूछ रहा है। अब 12 से 6 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इस नंबर को हाफ करना पड़ रहा है, 2 पे डिवाइड करना पड़ रहा है। तो चूँकि ये बैलेंस इक्वेशन है तो क्या करेंगे, अगर इस साइड पे हम 2 पे डिवाइड करें तो हमें इस साइड को भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप राइट साइड को 6.02 10⁻23 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3.01 × 10⁻23, और यही इसका आंसर है। तो मतलब 6 ग्राम डायमंड के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 3.01 × 10⁻23, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कहता है कि व्हाट इज़ द मैस ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर अगर इसका मैस हमें 204 दे दिया जाए तब एल्यूमिनियम का मैस कितना होगा। सबसे पहले तो आपने इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मैस निकाल लेना है, और एल्यूमिनियम का हमारे पास कितना होता है मैस, सिंगल एटम का होता है 27। क्योंकि यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे इसका जो मैस आएगा 54, ये बन गया, प्लस 48। 54 और 48 को जब आप प्लस करोगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो आ जाएगा 102 ग्राम। यानी कि जब आप 1 मोल लेते हो तब उसका जो मैस आता है कितना आता है, 102 ग्राम आता है। अब वो हमें दे क्या रहा है, 204 ग्राम दे रहा है, यानी कि इसका डबल बता रहा है।
अगर आप चाहो तो इसी तरीके से भी इसको मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल आप ऐसे हवा में भी इसको खुद से सोच के सॉल्व कर सकते हो। ओके, वैसे तो इसका फार्मूला क्या, इसका मैथ कितना है 102 ग्राम है। अब 102 का डबल है 204। जब हमने इसका मैथ निकाला था तब हम देख रहे थे कि एल्यूमिनियम का 54 आ रहा था जब ये 102 के बराबर था। अब वो कह क्या रहा है 204, यानी कि ये डबल हुआ है तो एल्यूमिनियम का मैथ भी डबल होना चाहिए ना। पहले 54 आ रहा था, अब जब डबल करोगे 54 को तो आपके पास आंसर आएगा 108 ग्राम। अब मैं इसकी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी दिखाऊं तो आप 2 ग्राम आ रहा है, जिसमें जो एल्यूमिनियम है उसका मैथ कितना है 54 ग्राम है। अब चूंकि हमसे 204 ग्राम के अंदर पूछ रहा है तो इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो है ना इसको डबल करना पड़ा है, तो 54 को भी ऑब्वियसली आपको डबल करना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 108 ग्राम आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डेल्टा ऑप्शन, यानी कि 108 ग्राम इसका आंसर है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मास ऑफ द नाइट्रोजन। कह रहे इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज किस मॉलिक्यूल के अंदर है। तो करना क्या होता है कि जो भी कंपाउंड होता है सबसे पहले तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, और उसके अंदर जितना जो एटम पूछ रहा है, जिस एटम की बात कर रहा है कि ये कितना होगा इसके अंदर, आपने क्या करना है उसका मास देख लेना है वो कितना आ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको फार्मूला इस तरह बनाना पड़ेगा कि मास ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड, उसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का मास ओवरऑल मास ऑफ दैट कंपाउंड, तब आप उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे फिर आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ यूँ बनेगी कि जो अगर ऑप्शन वाइज हम करें कि जो हमारे पास इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन ए के अंदर उसने दिया हुआ है यूरिया को दिया हुआ है, और यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 60 ग्राम होता है, यहाँ पे ग्राम नहीं लिखा मैंने। तो क्या करेंगे हम, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना बन रहा है NH2 हमारे पास जो है ना ट्वाइस है, 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक एटम का मास कितना होता है 14 ग्राम होता है, और यहाँ पर जब चूँकि 2 यूज़ हो रहे हैं तो 28 ग्राम, यानी कि 28 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन का मास बन रहा है यूरिया के अंदर। तो क्या करोगे 28 को ऊपर लिखोगे, नीचे आपने ओवरऑल मास लिखना है कंपाउंड का जो कि 60 ग्राम आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 46.65%। बीटा ऑप्शन हमारे पास है कि जो हाइड्रोजिन दिया हुआ है बीटा ऑप्शन के अंदर, अब इसका जब हम मास निकालते हैं मोलर मास तो वो आता है 32 ग्राम, और इसके अंदर भी नाइट्रोजन जो है 2 बार आए हैं, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं, तो नाइट्रोजन का मास कितना बनेगा 28 ग्राम बनेगा। अब 28 को ओवरऑल मास यानी कि 32 के साथ डिवाइड करके 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आता है 87.42%। नेक्स्ट है चार्ली ऑप्शन, जिसके अंदर एमोनिया दिया गया है यानी कि NH3। अब NH3 का जो मोलर मास होता है वो होता है 17 ग्राम, और इसके अंदर जो एमोनिया है उसका सिर्फ एक एटम है, यानी कि N सिर्फ 1 बार है, तो मतलब N का हमने जो मास निकालना है वो कितना आएगा 14 आएगा। तो 14 बाय टोटल मास कितना है 17, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 82%, यानी कि नाइट्रोजन इसके अंदर एमोनिया के अंदर 82% मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्सल एमाइन NH2OH, तो इसका मास बनता है हमारे पास 33 ग्राम, और यहाँ पर भी एमोनिया 1 बार है, तो सॉरी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एक एटम है इसके अंदर NH2OH के अंदर, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन का मास कितना हुआ 14 ग्राम, और ओवरऑल मास कितना है 33 ग्राम। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 42%। अब इन सब को अगर आप कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा कहाँ बन रहा है 87.42% बन रहा है, जो कि हाइड्रोजन के अंदर मौजूद है। तो मतलब क्या है N2H4 जो है इसके अंदर एमोनिया की जो परसेंटेज है, सॉरी नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि when 1 mole of each of the following compound is reacted with oxygen, जब इन सब का 1 मोल जो है ना आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, which one will produce the maximum amount of CO2, किस में सबसे ज़्यादा जो है ना CO2 बनेगा।
तो इन सब के रिएक्शन आपने लिख लेने हैं, यानी कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, डायमंड में भी कार्बन होती है तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ इसमें भी, और इथेन का ऑक्सीजन के साथ, फिर मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है उनको आपने लिख लेना है। फिर आपने उन सबको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो जब आप बैलेंस करोगे फिर 1 मोल के अकॉर्डिंग आपने उसको देख लेना है, तो देखना है कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो इसको सॉल्व कुछ यूँ करेंगे, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ये बैलेंस्ड ही इक्वेशन बन रही है जो कि CO2 बना रहा है, मतलब 1 कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्या है, ये भी कार्बन क्योंकि डायमंड था और यहाँ पे वो तो ये भी क्या बनेगी, सिंपल जो है ना बैलेंस्ड इक्वेशन ही बनेगी। नेक्स्ट कह रहा था कि जब मीथेन जो है, सॉरी इथेन को जब आप इसके साथ रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, तब जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। अब इसको जब हम बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बैलेंस होती है कि जो 2 इथेन के मॉलिक्यूल्स 7 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वो पूछ क्या रहा था, वो कह रहा था कि कितना जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम किस में बनेगी। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो जो यहाँ पे 1 मोल 7 को यूज़ करके 4 जो है ना बना रहा है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अगर हम इन सबको 1 कर दें तो ये इसको इन सारी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 2 के साथ डिवाइड करोगे तो ये 1, तो मतलब ये 2, मतलब क्या हो गया कि जो इथेन है वो उसका 1 मॉलिक्यूल जब बर्न होता है, 1 मोल जब इथेन बर्न होती है, तब हमारे पास 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और इसके केस में क्या है, ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसमें जब आप 1 मोल ऑफ मीथेन को बर्न करते हो तो वो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है और बदले में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाती है। यानी कि इसके अंदर भी 1 मोल बन रहा है, 1 मोल मीथेन को बर्न कर रहे हो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रही है। और इसमें भी यही केस है इन सब में। और एक्सेप्शन यहाँ पे है कि जब आप इसका 1 मोल ऑफ इथेन को बर्न कर रहे हो तब आपको 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो यही हमारे पास चार्ली यानी कि इसका आंसर होगा। मतलब करना क्या है, सबकी इक्वेशन लिख के उनको बैलेंस कर लेना है। जब बैलेंस कर लोगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। और फिर आपने कंपेयर भी करना है कि 1 मोल ही लेना है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन के अंदर लाजमी नहीं है आपको जो पहला है वो 1 मोल ही मिले। बैलेंस करने के लिए जो इथेन मीथेन या फिर जो भी चीज़ है उसको उसके 2 मोल्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपने उसको 1 मोल के लिहाज से कंपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट MCQ कि व्हाट मैस ऑफ 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.5 mHCl सॉल्यूशन। अब ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि 95% जब CaCO3 को कितना मैस जो है रिक्वायर होगा क्या करने के लिए कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब मतलब क्या है इसका कि CaCO3 जो है उसका HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिख लेना है। गिवन डेटा लिखने के बाद आपने इक्वेशन लिख देनी है। तो गिवन डेटा क्या है कि HCl का वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है और उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 0.5 m, और इसका जो इसकी प्योरिटी वो पूछ रहा है वो कितनी है 95% पूछ रहा है। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है लीटर के अंदर। तो हमारे पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसलिए इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.05 लीटर, जो कि क्या है हमारे पास वॉल्यूम है HCl का जो कि यूज़ हो रहा है इसके अंदर रिएक्शन के अंदर। अब क्या करना है, आपने इक्वेशन लिख देनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और HCl मिले रिएक्शन के बाद जो है कैल्शियम क्लोराइड H2O फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें। जब आप रिएक्शन लिखोगे तो आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। जब आप बैलेंस करोगे तब आपने देखा है कि जो 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट वो 2 HCl यानी कि 2 मोल्स ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन अब वो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, वो
सबसे पहले तो इनके मोल्स भी निकालने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि अब कितने मोल्स की वो बात कर रहे हैं। कंपैरिजन के मुताबिक तो पता चल रहा है कि 1 मोल जो है ना 2 मोल्स ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब आपने सबसे पहले इनके मोल्स निकालने हैं कि वो कितना मोल्स ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो यूज़ कर रहा है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है कि किसी भी चीज़ का जब हमें मोल निकालने हो और हमें वॉल्यूम और उसका जो मोलैरिटी है वो दी गई हो, उसका फार्मूला होता है कि मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जब आप करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही किया है और मोल्स हमारे पास कितने आ गए 0.05 मोल्स ऑफ CaCO3 अब हमें गिवन है इक्वेशन के अंदर, यानी कि सवाल के अंदर। तो सवाल के मुताबिक अब वो क्या कह रहा है कि 0.025 मोल्स ऑफ CaCO3 जो है ना कितना HCl को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इक्वेशन के मुताबिक क्या कह रहा था कि जब 1 मोल हम CaCO3 को यूज़ करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हमने चूँकि निकालना किसके लिए है 0.025 मोल HCl जो है ना कितना न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसके कितने मोल्स के साथ न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो 1 मोल HCl कितने के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा 1/2 मोल ऑफ CaCO3 जो है ना वो 1 मोल ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब हमने चूँकि निकालना 0.025 के लिए है तो दोनों तरफ 0.025 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.025/2, मतलब कि आंसर आएगा 0.125 मोल्स ऑफ CO3 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द कितना 0.025 मोल्स ऑफ HCl। मतलब क्या है इस बात का कि जो हमें 0.025 मोल ऑफ HCl है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 0.0125 मोल ऑफ CaCO3 चाहिए। अब वो पूछा क्या था उसने पूछा था कि कितना जो है ना हमारे पास मैस कितना, उसने मैस के अंदर पूछा है। मोल्स के अंदर अगर पूछता तो हम यही बता देते कि इसको 0.0125 मोल जो है ना चाहिए। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, उसने पूछा हमसे मैस के अंदर है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि मोल जो है हमारे पास वो मैस ओवर मोलर मैस के बराबर होता है। निकालना क्या है, हमने मैस निकालना है। हमारे पास मोल्स भी दिए हुए हैं और मोलर मैस तो हमें ऑलरेडी पता है, जो कि हम सिंपल इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सम अप करके निकालते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मैस होता है, यानी कि मोलर मैस जो होता है वो होता है 100 के बराबर। तो जब आप इसको 0.0125 जो इसके मोल्स हैं उनको इसके मैस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.25 ग्राम्स। अब होना तो यही चाहिए कि इसका 1.25 जो है ना इसका आंसर हो, लेकिन वो पूछ रहा है हमसे कि 95% प्योरिटी के साथ होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 95 को जब आप परसेंटेज उसकी ख़त्म करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है 95/100 जो कि 0.95 के बराबर होता है। तो जब आप 1.25 को 0.95 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है 1.32 ग्राम्स इसका एक्चुअल आंसर आता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा है, चार्ली ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक कोई MCQ अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, कोई कन्फ्यूजन भी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।